कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पाइरोगायरा और यूडोगोनियम, यूडोगोनियम सरसाल एक क्वेश्चन आता है। तो 5 और 2 7। और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, उसमें आपका है इक्टोकार्पस, कितने हो गए 8। रेड एल्गी में दोनों है, पॉलीसिफोनिया और वाटरको स्पर्मम, तो 8 और 2 10, ये 10 जेनरा है। यही क्रम फंजाई में चलेगा, यही क्रम ब्रायो में चलेगा, यही टेल्डो में चलेगा। तो एल्गी शुरू करते हैं, ठीक है, सबके लिए है। जो नया बैच अभी शुरू किया, जिन्होंने केवल वायरस बैक्टीरिया पढ़ा, उन्हें क्या मिलेगा, एल्गी, ठीक। इसके बाद फंजाई पढ़ा देंगे, तब थाइलोफाइटा आपका खत्म होगा। थाइलोफाइटा से पिछले साल 9 प्रश्न पूछे गए थे। थाइलोफाइटा, फाइटा मीन्स होता प्लांट, थाइलो मीन्स बॉडी कैसी होती, थाइलॉइड, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। तो पहले इतना ग्रुप पढ़ लेते हैं, तो हमें फायदा हो जाएगा। सर का आज हमने व्हाट्सएप पर देखा ऑपरेशन हो चुका है, और फिर वो भी आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर आप लोग डालें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और जिसने हमारे जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए किसी ग्रुप के, प्रश्न तो उसी में फंसा देंगे। नहीं मिलता तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, उसमें भी नहीं मिलता तो क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें भी नहीं मिलता तो आपको जेनरा से मिल जाएगा। 3 प्रश्न यूलोथ्रिक्स के पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न स्पाइरोगायरा के पूछे जाते हैं, सब बता देंगे। तो आज आपका लेक्चर है। अर्चना, टाइम क्या हो रहा है? घड़ी बांधने से फायदा क्या? मोबाइल भी रखे हो, घड़ी भी है, लेट आ रही हो, तो फायदा क्या? नेपोलियन के बारे में जानती हो? हाँ, फ्रांस का बहुत छोटा सा सिपाही था और सेनापति बना जाकर था। क्या कहता था? इम्पॉसिबल वर्ड्स आर फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फुलिस। कहता दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। असंभव किसके शब्दकोश में होते हैं? मूर्खों के। हाँ, और कहता थी वी कैन वेस्ट अवर एम्पायर बट कैन नॉट वेस्ट अवर 1 मिनट। साम्राज्य चला जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन 1 मिनट खराब नहीं करता। 1805 में वाटरलू के युद्ध में हार गया तो सेंट कहाँ भेज दिया गया था? हेलेना टापू पर। मात्र 5 मिनट लेट हो गया था। तो समय का सदुपयोग करिए। हमें आना चाहिए 15 मिनट लेट, हम आते हैं 15 मिनट पहले। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी क्लास में लेट हुए तो आएंगे नहीं। 6 से 7 कोचिंगों में पढ़ाया नीट के लिए, तो कुछ तो अपना हमेशा हम देख रहे लेट आ रही। लेक्चर दूसरा है आज, और टॉपिक भी आपका दूसरा है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, उससे रिलेटेड 1-2 वैज्ञानिक तो ये है आपकी सेल, ये है आपका न्यूक्लियस। तो ज्यादातर तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। एसिडिक इसकी नेचर होती है, इसलिए ये न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। तो पहला वैज्ञानिक फ्रेडरिक फेसर, इन्होंने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लिक एसिड को, लेकिन न्यूक्लिक एसिड न कहकर नाम इन्होंने क्या दिया? नाम दिया न्यूक्लिन। तो पहला पॉइंट, फ्रेडरिक एफ फेसर, एफ मिसर, 18
69 discovered nucleic acid. What? एक लाइन और जोड़ दो, डिस्कवर्ड न्यूक्लियक एसिड, इसमें इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, लेकिन नाम क्या दिया, कॉल्ड न्यूक्लिन, न्यूक्लियक एसिड इन्होंने नाम नहीं दिया, कॉल्ड न्यूक्लिन। तब न्यूक्लियक एसिड नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है आपके अल्टमैन। द टर्म न्यूक्लियक एसिड, the term nucleic acid was given by Altman 1899, टर्म इन्होंने दिया। अब थोड़ा समझ लीजिए, बस यही दो वैज्ञानिक अभी याद रखना। तो न्यूक्लियक एसिड जो हमारा है ये पॉलीमर है, नोट अभी मत करना, ये पॉलीमर है, बहुलक है, पॉलीमर ऑफ किसका, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। तो एक लाइन लिख लो पहले, न्यूक्लियक एसिड द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इतना समझिए, लिखना नहीं। देखे, एक शब्द आपको होता है मोनोमर, मोनोमर को हिंदी में कहते हैं एकलक, और यही मोनोमर प्लस मोनोमर ये जोड़ते चले जाएं तब हमारे क्या बन जाते हैं, तब पॉलीमर बन जाते हैं, तो मोनोमर, एकलक, पॉलीमर, बहुलक। अब हम पहला ले लेते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में यदि हम ले तो हमारा जैसे ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड जोड़ते चले जाए तो क्या बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। कौन से यहाँ पर बॉन्ड लगता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी प्रकार यदि हम प्रोटीन ले लें तो प्रोटीन में यदि हमारा मोनोमर अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, तो मोनोमर हमारा अमीनो एसिड है, और जोड़ते चले जाएं तो हमारा ये पॉलीमर बन जाएगा बहुलक। इस बहुलक का नाम क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। कौन से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और अब छोड़िए, यदि आप लिपिड भी लें तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड, हमें ये देखना। तो न्यूक्लियोटाइड ये क्या है, ये है मोनोमर, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया,
एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, जोड़ते चले जाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, यही पॉलीमर बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा, और उस पॉलीमर का नाम होगा न्यूक्लिक एसिड। उस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये सब पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ग्लूकोज को जोड़ रहे हैं तो ग्लूकोज मिलियन से जोड़ दें, स्टार्च, फिर ग्लाइकोजन, फिर सेलुलोज। इसी प्रकार अमीनो एसिड जोड़ दें तो पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड हमारा ये मोनोमर है, और बहुत से न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए तो क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो चाहे अभी डीएनए पढ़ाएंगे चाहे आरएनए पढ़ाएंगे, वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगता है, यही बॉन्ड आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड अभी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसके द्वारा ये जुड़ जाएंगे। सरलता के लिए ऐसे समझ लो, ये बॉल है, अपनी दीवार है ये, इसकी मोनोमर एक यूनिट क्या है, ब्रिक, एक ईंट है। और सब ईंटें जोड़ दी तो हमारी ये क्या बन गई, बॉल। तो ये पॉलीमर हो गया। तो मोनोमर को जोड़ते जाएं तो पॉलीमर बनता चला जाता है। जोड़ने के लिए जहां भी हम यूज करते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, सिंथेसिस जहां भी होगी वहां वाटर को रिमूव करना पड़ता, लॉस करना पड़ता। और यदि पॉलीमर को हम मोनोमर में तोड़ते जाएं तो हमें हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो पानी की हेल्प ली जाती है और उसको तोड़ दिया जाता है। पॉलीमर टूट जाएगा किसमें, मोनोमर में टूट जाएगा। तो अपने लोग पहले जरूरत पड़ी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, अब हम इस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ रहे। फिर इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमें रिमूव करना पड़ता है वाटर का मॉलिक्यूल, और तोड़ने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है वाटर का मॉलिक्यूल। जहां भी सिंथेसिस होगी डिहाइड्रेशन कराना पड़ता, और जहां भी ब्रेक डाउन होती वहां हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 सब कंपोनेंट से बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड को यदि हम तोड़ें तो 3 घटक में टूटेगा। वो तीनों हमारे घटक कंपोनेंट क्या होंगे, पहला होगा शुगर, शर्करा होगी। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारे नाइट्रोजन बेस होंगे, एक रहेगा, हो गए 4। और तीसरा हमारा क्या रहेगा, तीसरा हमारा रहेगा फॉस्फेट। ये 3 कंपोनेंट है। कल्पना करिए कि जिस समय जीवन की उत्पत्ति हो रही होगी यही न्यूक्लिक एसिड था, चाहे वो डीएनए हो। तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए थे, 2 बन जाते हैं। रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन यहीं से शुरू हुआ था। और वायरस हमारे किसके बने थे, इसी न्यूक्लिक एसिड के। दोनों नहीं थे, या तो डीएनए था या आरएनए, और प्रोटीन चारों तरफ से थी। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये 3 कंपोनेंट से मिलेगा। पहले तोड़ा, फिर इसको हम जोड़ेंगे। तो एक हमारी शुगर हो गई। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, शुगर कौन सी होती है, पेंटोज। पेंटोज शुगर होती जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 5C कंपाउंड है पेंटोज। और जब 3 कार्बन होते हैं तो शुगर होती ट्राइओज, जैसे आपकी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फास्फेट। जब 4 होते हैं तो टेट्रोज, जैसे आपकी इराइथ्रोज। और जब 5 होते हैं तो पेंटोज, जैसे डीएनए और आरएनए। और जब 6 होते हैं तो हेक्सोज, जैसे ग्लूकोज।
फ्रक्टोज, सुक्रोज डाई है, तो ए आपका 7 हो जाते हैं, तो हेप्टो, तो ये पेंटोज शुगर, पहला प्रश्न ये। और पेंटोज शुगर में एक शुगर कौन है? एक शुगर है डिऑक्सी राइबोज, और एक शुगर कौन है? एक शुगर है राइबोज। राइबोज, तो सबसे पहले राइबोज को बना लो, डिऑक्सी राइबोज अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो राइबोज 5 कार्बन वाली है, तो ये आपका ऑक्सीजन, एक कार्बन नंबर 1, एक कार्बन नंबर 2, एक कार्बन नंबर 3, एक कार्बन नंबर 4 और एक कार्बन नंबर 5। तो ये कार्बन नंबर 1 है, एक कार्बन नंबर 2 है, एक कार्बन नंबर 3, एक कार्बन नंबर 4 और एक कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन है, तो यहाँ पर H और OH, H OH H और CH2 और OH, कार्बन ये 5वें पर है। तो आपका ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, और OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इसमें हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे? 10। कार्बन कितने दिखाई दे रहे? 5। और ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे? 5। तो राइबोज शुगर का फार्मूला हो गया C5H10O5 हो गया, O5। शुगर का नाम हो गया क्या? राइबोज। तो राइबोज को रिप्रेजेंट कर देते हैं किसके द्वारा? R के द्वारा। और ये राइबोज शुगर किसमें पाई जाएगी? ये पाई जाएगी RNA में, राइबो न्यूक्लिक एसिड में, RNA में पाई जाएगी। और यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, क्या? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, तब तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये आपकी याद रखना। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता, कार्बन नंबर 2 पर यदि हम क्या करें? ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर दें, माइनस कर दें, तब ये शुगर क्या हो जाएगी? डीऑक्सी। डी मतलब डी जहां भी लगा होता अब्सेंट, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब्सेंट हो गई। तो कार्बन नंबर 2 पर H और H, यहाँ वो H और OH, यहाँ आपका H और CH2 और OH, और यहाँ आपका H और OH। अब आपका केवल एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है, और डी लग गया, अब्सेंट हो गई। कहां पर अब्सेंट हुई? एट कार्बन नंबर 2, और इस नाम पड़ गया इसका डिऑक्सी राइबोज। तो डिऑक्सी राइबोज का फार्मूला क्या हो गया? C5 हो गया, H10 हो गया और वो 4 हो गया। ये डिऑक्सी राइबोज हो गई। कहाँ पाई जाएगी? ये DNA में पाई जाएगी। पहला डिफरेंस जो बहुत ही मेन होता है वो शुगर का है। RNA में कौन सी शुगर होगी? राइबोज। कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा, और फार्मूला C5H10O5 होगा। व्हेन ऑक्सीजन absent at carbon number 2, then sugar is deoxyribose C5H10O4, और कहाँ पाई जाएगी? DNA में। तो डिऑक्सी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डी के द्वारा। राइबोज को किसके द्वारा? RNA। ये तो आपकी शुगर। तो पहला तो पूछी जाता है शुगर कौन सी होती? पेंटोज।
आरएनए में कौन होगी? राइबोज। डीएनए में कौन होगी? डीऑक्सीराइबोज। ऑक्सीजन कहाँ एब्सेंट होगी? कार्बन नंबर 2 पर। ये तो आपका पहला कंपोनेंट हो गया किसका? न्यूक्लियोटाइड का। नोट कर लो और इसमें लिखाना, थोड़ा एक लाइन लिख लो। पहला डालो शुगर, यहां से शुरू करो। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हैज, प्लूरल है तो हैव कर दो। न्यूक्लियोटाइड्स हैव 3 सब कंपोनेंट, 3 सब कंपोनेंट, 3 सब कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट शुगर, शुगर तो वही मोनोसैकेराइड है। शुगर अंडरलाइन कर दो। शुगर इज पेंटोज, शुगर इज पेंटोज, दैट इज हैज 5 कार्बन, 5 कार्बन। when oxygen is present at carbon number 2, at carbon number 2, at carbon number 2, the sugar is called, the sugar is called ribose, sugar is called ribose। C5H10O5, O5 found in the RNA, found in the RNA। राइबो न्यूक्लियो या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। and when oxygen atom absent at carbon number 2, carbon number 2 of the sugar, of the sugar, then sugar is called, the sugar is called deoxyribose, deoxyribose। C5H10O5, O4 एक एटम हटा दो, O4 found in DNA, found in DNA, found in DNA। ये आपका पहला कंपोनेंट हो गया 3 में। दूसरा कंपोनेंट डालें नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। सब लोग बना लो दोनों डायग्राम, अभी काम देंगे आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल बॉडी का है। पूरी हमारी रूपरेखा, रंग सब डिपेंड है इसी पर। पूरा मैप नक्शा है ये। मकान का नक्शा बना जाता है उसी प्रकार ये पूरा बॉडी का नक्शा है, मैप है। हमारा रूप, रंग, हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारे कैरेक्टर्स सब डिसाइड यही करता है। मिटाएं। अब दूसरा डाले नाइट्रोजन बेस। एक रहेगा, है तो आपके 4,
लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड में कितने होंगे, एक होगा। तो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ये हमारे एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक के मतलब रिंग में कार्बन के अतिरिक्त और क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा, तो हेट्रोसाइक्लिक है। दीज आर एरोमेटिक heterocyclic compounds, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब ये भी आपके हैं दो प्रकार के, टू टाइप्स, एक आपके प्यूरिन्स और एक है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन हमारा ये डबल रिंग कंपाउंड है। एक रिंग इसमें ऐसी है जो 6 मेंबर्ड में बेंजीन है, 6 मेंबर की बेंजीन, और दूसरी रिंग 5 मेंबर्ड जिसको इमेडेजोल रिंग कहते हैं। तो प्यूरिन में 2 है, तो प्यूरिन डाले हेडिंग, कंसिस्ट ऑफ 2 rings, 2 rings। देखें दोनों रिंग, ये है आपकी 6 मेंबर्ड, तो ये हो गया नाइट्रोजन नंबर 1, ये हो गया कार्बन 2 पर, और ये हो गया नाइट्रोजन 3 पर, और ये हो गया कार्बन 4 पर, ये कार्बन 5, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH2, तो एक बॉन्ड ये हो गया कार्बन पर H है, और नाइट्रोजन, तो ये हमारा कितना दिखाई दे रहा, 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड। ये हो गई बेंजीन रिंग। अब इससे अटैच्ड है कौन, ये नाइट्रोजन 7 हो गई, ये कार्बन 8 हो गया डबल बॉन्ड, और ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण नाइट्रोजन 9, और ये बॉन्ड हट जाएगा यहाँ H, और ये आपका ये 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड कौन सी रिंग है, इमेडिजोल, और ये 6 मेंबर्ड कौन है, बेंजीन रिंग। तो इसमें आपका नाइट्रोजन कितनी जगह पर है, इसमें नाइट्रोजन देखें 1 2 और 3 और 4, तो 4 तो नाइट्रोजन है, और कार्बन आपके, तो अलग अलग करें तो बेंजीन वाले में कितने, 2 नाइट्रोजन, और कार्बन कितने 4 1 2 3 4, ये कार्बन है। और जो इमेडेजोल रिंग है इसमें नाइट्रोजन कितने 1 और 2, तो 2 नाइट्रोजन है और कार्बन 5, ये भी कॉमन रहेंगे, तो नाइट्रोजन वो 3 ये रहेंगे, तो आपके 3 कार्बन हो गए। तो ये रिंग कौन कहलाएगी, इमेडिजोल रिंग, इमेडिजोल रिंग।
और ये कौन कहलाएगी? बेंजीन रिंग। ये कितने मेंबर की है? 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये कितनी है? 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 में इसमें ये है और इसमें ये है, तो ये हो गया 2 रिंग कंपाउंड है। एक बेंजीन, या ऐसे कह लो ये पेंटामेरिक है और ये हेक्सामेरिक है। तो ये आपका जो हो गया, पहले इतना आप लोग लिखें फिर दूसरा देखें। चलो दूसरा बात बता। प्यूरिन कितना लिखा? कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स, one 6 membered benzene ring, 6 membered benzene ring has 2 nitrogen क्या पोजीशन है? एट 1 और 3 पर, एट 1 and 3 places, 1 and 3 places, and 4 carbon, other 5 membered imidazole ring, has 2 nitrogen, 3 carbon, नाइट्रोजन की पोजीशन लिख लो, नाइट्रोजन एट 7 and 9 places, 9 places। और कहां पर अटैच्ड है? ये बेंजीन से अटैच टू द बेंजीन रिंग, अटैच टू द बेंजीन रिंग, अब हमारे प्यूरिन्स ये 2 हैं। प्यूरिन्स आर 2 types, प्यूरिन्स आर 2 types, एडिनिन रिप्रेजेंटेड बाई ए, ये एडिनिन हो गया, एडिनिन रिप्रेजेंटेड बाई ए, एंड गुआनिन रिप्रेजेंटेड बाई जी, तो ये है आपका 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब यहां पर डबल बॉन्ड O, तब यहां का बॉन्ड हट गया, नाइट्रोजन से अटैच हो गई H, कार्बन की जगह आ गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये तो हमारा 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग हो गई। नाइट्रोजन वही 1 3 पोजीशन पर, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब यहां पर नाइट्रोजन 7,
एक कार्बन 8, डबल बॉन्ड यहां पर, और नाइट्रोजन वही रहेगी 9, और इससे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जब यहां आ गई तो यहां का बॉन्ड हट गया, और यहां पर आपका H रिप्रेजेंटेड बाय गुआनिन, तो ये गुआनिन हो गई। ये दोनों डबल रिंग के मेंबर्स हैं। यहां पर भी नाइट्रोजन की पोजीशन वही है 1, 3, 7 और 9। दोनों आपकी प्यूरिन हो गई। बढ़ाएं प्रीमिडेंस बना लो, काहे को इतना जिद में हो, क्यों प्रियांशु? हमें तो बड़ी आराम रहेगी, बनाओ धीरे धीरे। क्या ज्यादा नीचे है क्या? अरे थोड़ा उठ लो, जैसे नारद उठते थे बार बार। हाँ, तो एडिनिन और गुआनिन दोनों आपकी डबल रिंग कंपाउंड, 6 मेंबर्ड बेंजीन और 5 मेंबर्ड इमेडिजोल रिंग। उसमें 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, उसमें 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन। हुआ? आपका तो पूरा लोअर होगा, आप तो वायरस से आ गए थे। यही बचा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलो 1.5 साल हो गया पूरा। अब बताइए इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? है वैसे हमारा काम था, बनाया मिटाया, बना सको बना लो, न बना पाओ न बनाओ। अभी भी किसी को कोई आपत्ति हो, लोअर तो चल ही रहा, नया बैच तो है ही, क्योंकि इसमें सुनीता जनवरी में आई, खुशबू फरवरी में आई, आरती मई में आई, सचिन जुलाई में आए, ये जून में आए, तो इनका तो सबका हमें पूरा पढ़ाना ये पीछे वाला। आपका हुआ जो कल हमसे, छोड़ो खैर। कुछ नहीं हुआ, तो 2-3 लोगों को नहीं हुआ था। आगे डालें पिरामिडेंस। दूसरा नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन, ये आपके सिंगल रिंग कंपाउंड, इसमें एक ही रिंग है, और वो कौन सी रिंग है? 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग। पिरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग compounds have 6 membered बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग ओनली, इसमें दूसरी रिंग नहीं है। और ये 3 प्रकार के, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। पहला साइटोसिन, साइटोसिन
थाइमीन एंड यूरेसिल तो यहां से यही प्रश्न पूछा जाता है, आरएनए में कौन कौन होगा, डीएनए में अभी आपको बताते हैं। तो साइटोसिन, तो ये आपकी 6 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन 1, कार्बन 2, ऊपर नाइट्रोजन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 2 पर, नाइट्रोजन नंबर 3 पर, कार्बन 4 और कार्बन 5 और कार्बन 6 और यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर ये डबल बॉन्ड O, तो यहाँ का बॉन्ड हट गया, तो यहाँ पर भी मेन नाइट्रोजन यही बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड जब बनाएगा तो यही याद रखना, यहीं पर होगा H। ये हो गया साइटोसिन रिप्रेजेंटेड बाय C, थाइमीन, तो ये हो गई आपकी नाइट्रोजन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया नाइट्रोजन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4, ये हो गया कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर हो गया 6 और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड जब ये O आ गया तो ये बॉन्ड हट गया, नाइट्रोजन से H जुड़ गया और कार्बन डबल बॉन्ड O, तो यहाँ का बॉन्ड हट गया और A बॉन्ड, तो नाइट्रोजन नंबर 3 पर ही जुड़ा है आपका H। तो थाइमीन रिप्रेजेंटेड बाय T, इसको हम T के द्वारा रिप्रेजेंट करते, तो T। और एक चीज और यहाँ पर H और यहाँ पर H, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर C तो है ही, तब आपका CH 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 CH3 और 4 पर मिथाइल ग्रुप और 4 पर C पर यहाँ भी H। थाइमीन, तीसरा आपका यूरेसिल, यहाँ पर बना दें। तो ये हो गया नाइट्रोजन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये नाइट्रोजन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो ये बॉन्ड हट गया, यहाँ H और यहाँ डबल बॉन्ड O, तो ये बॉन्ड हट गया, ये बॉन्ड हट गया, ये बॉन्ड बना रहा और यहाँ पर क्या C यहाँ होगा, H C यहाँ होगा और H। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, U के द्वारा, यूरेसिल। अब यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो कौन होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, थाइमीन होगा और
साइटोसिन होगा। और आरएनए में एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, थाइमिन को रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा किसके द्वारा? यूरेसिल के द्वारा। तो यूरेसिल होगा और साइटोसिन तो होगा। तो ये आप अंडरलाइन कर दें, इसमें टी है और इसमें यू है। चार हैं नाइट्रोजन बेसिस। तो डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस हो गए ए, और आरएनए के नाइट्रोजन बेसिस हो गए। तो नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस भी याद कर लिया, शुगर का भी डिफरेंस याद कर लिया। 3 कंपोनेंट में अपने लोग 2 कंपोनेंट पढ़ चुके, एक न्यूक्लियोटाइड में, तीसरा कंपोनेंट डाले फास्फेट। बहुत बड़ा बड़ा सचिन बनाया पूरा। हाँ, कापी भर दी एक बस पे। हाँ? ये किसकी वजह से हम घूम नहीं पाते पूरे क्लास। चले, तीसरा डाले फास्फेट। तीसरा सब कंपोनेंट आएगा, आना तो है ही इससे। फास्फेट, ये फास्फेट आपका रेडिकल है, एक प्रकार का वही है क्या? H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। और फास्फोरिक एसिड को यदि हम एक्वस सॉल्यूशन में कर दें तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और निगेटिव बॉन्ड आ जाता है। तो फास्फेट में ये P है, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती? 5। तो 2 तो सेटिस्फाइड इसने कर दी, 2 इससे हो गई सेटिस्फाई, बची 3 सेटिस्फाइड हो गई हाइड्रोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप, 3 से वो हो गई। यदि इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में कर दें, जलीय विलयन में कर दें, तो लूज कर देता है अपना हाइड्रोजन और लूज कर देगा तो कितने आ जाएंगे? PO4 माइनस। तो ऑक्सीजन के 4 ये माइनस, ये 4 माइनस आ गए, ये फास्फेट हो गया, फास्फेट ग्रुप। तीनों आपके, हमने इसको तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड को, 3 कंपोनेंट थे, अब इसको हम जोड़ देंगे, तीनों को इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के लिए हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। तो अब जोड़िए, हमें एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है, तो पहले अब न्यूक्लियोटाइड को तो पढ़ना ही, क्योंकि पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इन 3 में से यदि हम 2 जोड़ दें, कौन कौन जोड़ दें? एक शुगर जोड़ दें और एक नाइट्रोजन बेस जोड़ दें, तब हमारा टाइड की जगह क्या हो जाता? साइड हो जाता। तो पहले डाले न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड तो न्यूक्लियोसाइड में आपको 3 में 2 जोड़ने, कौन कौन जोड़ना? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस।
शुगर न्यूक्लियोसाइड, ये बराबर होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो देखें जरा, ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। तो ये हमारा जब हमारा कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन है तो कौन सा हो गया, तब हो गया राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर। और जब कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 CH2 OH H H OH H O हट गया, H H OH, तो ये शुगर हमारी कौन हो गई, डिऑक्सी। तो ये तो शुगर हो गई, क्या जोड़ दें, नाइट्रोजन बेस जोड़ दें। तो नाइट्रोजन बेस, अब यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, यदि हमारी प्यूरीन है, यदि हमारी प्यूरीन है, पहले समझ लेना, यदि हमारी प्यूरिन्स में कोई भी, चाहे एडिनिन हो, चाहे एडिनिन हो, चाहे गुआनिन हो, उसका नाइट्रोजन नंबर 9 किससे जुड़ता है, कार्बन नंबर 1 से। शुगर का कार्बन नंबर 1 जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन नंबर 9 से। तो यहां पर एक एडिनिन को बना लीजिए, तो ये आपका नाइट्रोजन, साधारण बना लेना, डायग्राम तो एक बार बना ही चुके, ये 7, ये 8 और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेंजीन की रिंग हो गई। और ये आपकी इमेडेजोल, नाइट्रोजन 7, कार्बन 8, नाइट्रोजन 9, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन। देखो अपना डायग्राम, तो यहाँ से गिने तो नाइट्रोजन नंबर 1, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3 और ये कार्बन 6 और नाइट्रोजन और H, ये कार्बन 4 और ये 5, ये नाइट्रोजन 7, ये कार्बन 8, यहाँ H और ये नाइट्रोजन नंबर 9। तो एडिनिन या कौन, गुआनिन। यदि हमारी प्यूरीन अपना बॉन्ड बना रही है शुगर के साथ, तो शुगर का कार्बन नंबर 1, ठीक है, और नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन नंबर 9 से बॉन्ड बनाएगा। और जब बॉन्ड बनाएगा, अब आपको वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ये रिमूव हो जाएगा, ये आपका -H2O ये निकल गया, और -H2O निकल गया, तो यही हमारा पूरा का पूरा जुड़ गया। आगे पढ़ाएंगे, यहाँ पर 51 का एंगल बनता, अभी वो नहीं। तो ये जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ पर जो बॉन्ड बना, जो कि हमारा शुगर के बीच बन रहा, और शुगर में कौन सा बनता, ग्लाइकोसाइडिक, और ये नाइट्रोजन है, तो बॉन्ड का नाम क्या हो गया, बीटा एन ग्लाइकोसाइड।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, यही इंपॉर्टेंट कर दो। और इसको लिख लो प्यूरिन के केस में। और पिरिमिडीन के केस में, पिरिमिडीन के केस में क्या होगा? पिरिमिडीन के केस में क्या होगा? कार्बन नंबर 1 किससे जुड़ेगा? वहां भाई 9 तो है नहीं, वहां तो इतना ही तो है, तो किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन नंबर 3 से जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा। तो इसी पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन पहले करिए। यहां पर भी हम जोड़े दे रहे हैं एक, अब यहां सिंपली कर देते, वहां डायग्राम बना दिया, यहां केवल एडिनिन कर दे रहा है, बॉन्ड वो ही रहेगा। तो इन केस क्या लिखा था आप लोगों ने? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो लिखे इन केस ऑफ प्यूरिन्स, इन केस ऑफ प्यूरिन्स, इन केस ऑफ प्यूरिन्स bond formed between carbon number 1 of the sugar, carbon number 1 of the sugar to the nitrogen number 9 of the base, nitrogen number ऑफ द बेस। और बॉन्ड का नाम कर दो, बॉन्डेज बीटा एन, बीटा एन ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, बॉन्ड। तो अब आपके ये राइबोज शुगर है, तो राइबोज शुगर आरएनए में, तो आरएनए के चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आरएनए के न्यूक्लियो जो साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे। और आपके पास 4 बेस हैं, तो 4 बेस हैं, तो चारों के नाम आप लोग लिखिए। द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। दीज आर अब आपने यहां पर एडिनिन जोड़ा तो क्या हो गया? क्या हो गया? एडिनोसिन। यहां पर ग्वानिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गुआनोसिन। और यहां पर साइटोसिन जोड़ेंगे तो साइटिडीन। और यहां पर यू होगा तो यूरिडीन। तो चारों क्रम से लिख दो, दीज आर एडिनोसिन, दीज आर एडिनोसिन, मतलब आर है प्लस ए है, एडिनोसिन। राइबोज शुगर है और ए, गुआनोसिन, गुआनोसिन, आर है शुगर और प्लस जी। तीसरा साइटिडीन, साइटिडीन सी है, वो आर है और प्लस सी। और टी होगा नहीं, क्या होगा? यूरे। तो यूरिडीन, 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 आर प्लस यू, यूरिडीन, यूरिडीन। पैराग्राफ चेंज करें। और न्यूक्लियोसाइड
डीएनए के न्यूक्लियोसाइड क्या होंगे, वही 4 होंगे। यदि आपने यहाँ एडेनिन जोड़ा तो आपका डिऑक्सी इनके चारों के आगे लगा दीजिए, डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी गुआनोसिन, डिऑक्सी साइटिडीन, लेकिन यहां पर इसको हटा देंगे तो डिऑक्सी थाइमिडीन। एंड न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए, nucleosides of DNA called deoxyribonucleoside, deoxyribonucleoside। तो ये भी 4 कर दिए, इनके आगे केवल डिऑक्सी लगा दीजिए। दीज आर डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, डी प्लस ए, डिऑक्सी एडिनोसिन, दूसरा डिऑक्सी गुआनोसिन, डी प्लस जी, डिऑक्सी साइटिडीन, डी प्लस सी, डी शुगर है, ये शुगर है। और यहां पर यदि हम लगा दें क्या, थाइमीन, अब की यूरी नहीं थाई, तो तीसरा हो गया डिऑक्सी थाइमीडीन। 4 उसके न्यूक्लियोसाइड हो गए, 4 इसके न्यूक्लियोसाइड हो गए। न्यूक्लियोसाइड कब होंगे, जब हम शुगर और बेस, शुगर और एक 4 में से कोई भी एक बेस जोड़े तो आपके न्यूक्लियोसाइड। हमें पढ़ना क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो आप डालें न्यूक्लियोटाइड्स, 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 साइड की जगह टाइड कर दीजिए, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें तीसरा मॉलिक्यूल भी जोड़ दो, कौन, फास्फेट, फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फेट, प्लस फास्फेट, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फेट। अब फास्फेट हमारा कहाँ जुड़ता है, फास्फेट जुड़ता है शुगर के कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है। तो ये है हमारा फास्फेट, पी डबल बॉन्ड ओ और OH और OH और ये हो गया OH। जब हम किसी चीज की सिंथेसिस करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। यहाँ इसको जोड़ा, बॉन्ड बना, वाटर हटा दिया। अब यहाँ पर ये आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है फास्फेट का, ये आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है शुगर का। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस बॉन्ड को हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं कहेंगे। अभी किसी किसी किताब में हाफ फास्फोडाइस्टर लिखा है, ये एक तरह का क्या कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी इसको रिमूव कर दिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो गया, H2O लॉस हो गया। जब ये लॉस हो गया तो ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ये ऑक्सीजन आ गई सेंटर में,
ये ऑक्सीजन आ गई सेंटर में, यहां पर जो बॉन्ड बना एक सिंपली कौन है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो फास्फेट कहां पर जुड़ता है, फास्फेट जुड़ता है शुगर के कार्बन नंबर 5 पर, यहां पर जुड़ता है। तो फास्फेट, द फास्फेट linked at carbon number 5 of the sugar by the bond, पहले एक लाइन और लिख लो, when water molecule removed and bond is simply covalent bond, तो शुगर हमारी शुगर से कार्बन नंबर 1 पर जुड़ती है बेस और कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है फास्फेट, कार्बन नंबर 5। तो 4 है आपके पास नाइट्रोजन बेस, तो 4 ही हो गए इसके न्यूक्लियोटाइड और 4 ही इसके हो गए न्यूक्लियोटाइड। तो इसके न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए 4 कर दीजिए, क्या क्या होंगे आरएनए के, क्या क्या होंगे। अब आरएनए में देखो एडिनिन हमारा बेस है, शुगर जुड़ गया तो एडिनोसिन, जब एक फास्फेट को हम जोड़ते हैं तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट AMP, और हाई एनर्जी प्राप्त करनी है तो 2 P जोड़ते हैं तो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और हाइयर तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अभी हम एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, A है तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट। These are adenosine monophosphate, एडिनो या इसको कहेंगे एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट क्या क्या जोड़ा आपने, D जोड़ा और क्या जोड़ा, R जोड़ा, A जोड़ा और क्या जोड़ा, P जोड़ा, RAP। तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, तो क्या एब्रीविएशन हो गया, AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये बेस है, ये फास्फेट है और ये शुगर है। दूसरा, यदि हमने यहां पर ले लिया क्या, गुआनीन, तो क्या हो गया, गुआनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट, R प्लस G प्लस P, एब्रीविएशन क्या हो गया, GMP। अब यहां पर हम क्या ले लें, यहां पर ले लें साइटोसिन, तब हो गया
साइटोसिन वो था, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये आपका शुगर हो गई R, बेस हो गया C, और फास्फेट, और एब्रीविएशन क्या हो गया? CMP, डिग्री कॉलेज, CMP। अब हमारा क्या बचा? यूरे, तो यूरेसिल यहां जोड़ दें तो यूरिडीन हो जाएगा, तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, एक ही पी जोड़ रहे हैं, तो R शुगर है, यू बेस है, P फास्फेट है, एब्रीवेशन हो गया UMP। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये न्यूक्लियोटाइड हो गए RNA के। पैराग्राफ चेंज करिए और DNA के आइए। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA क्या कहलाएंगे? डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, कॉल्ड डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डिऑक्सी जोड़ दीजिए। अब इनके चारों के सामने डिऑक्सी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, शुगर डी हो जाएगी। डिऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, लेकिन यहां पर हो जाएगा डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। दीज आर डिऑक्सी, यहां पर एडिनिन है, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो DAMP, वहां AMP था, यहां DAMP। अमीनो कौन कौन सी शुगर होगी? R की जगह क्या कर देंगे? D, और A और P। दूसरा क्या हो जाएगा? डिऑक्सी, अब यहां पर हम क्या कर दें? गुआनो, तो डिऑक्सी गुआनो गुआनोसिन, डिऑक्सी गुआनोसिन, एक ही फास्फेट रखना, मोनोफॉस्फेट। डी दो कर देंगे तो GDP हो जाता, तो डी हो गया डिऑक्सी और गुआनो मोनोफॉस्फेट, एब्रीविएशन हो गया GMP। तीसरा क्या हो गया? ये है साइटिडीन, तो डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी क्या था? CMP। चौथा और अंतिम, अब यहां पर यूरिडीन नहीं, यहां पर क्या होगा? थाइमिडीन, तो डिऑक्सी थाइमिडीन
मोनोफॉस्फेट, डी तो रहेगा डीऑक्सी और थाइमी है तो TMP, 4 इसके न्यूक्लियोटाइड हो गए, 4 उसके हो गए। तो एक न्यूक्लियोटाइड हमें पढ़ना था, तो एक न्यूक्लियोटाइड में यही हमारा नोट कर लिया। अरे तो केवल हम बेस और शुगर इतना रखें तो ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा, और बेस शुगर और फास्फेट रखें तो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड हमें पढ़ना था, एक हमने पढ़ लिया, एक पढ़ना था, एक पढ़ लिया। न्यूक्लियोसाइड हमें पढ़ना क्या, ये पॉलीमर है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है। जब कई न्यूक्लियोटाइड हम जोड़ते हैं, अभी तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट जोड़े, अब हम कई न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे और चेन क्या बन जाएगी, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो हेडिंग डाल दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर पढ़ना है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। फिर आपको डीएनए अलग पढ़ाएं, आरएनए अलग पढ़ाएं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। कल आपको पढ़ाएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, नववर्ष की उसकी बड़े दिन की। पढ़ने आइए, हाँ, पढ़ने के बाद आप लोग घूम आइए।